हेलो बच्चों, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको कि आज की क्लास में आप क्या पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में आज आपको पढ़ने को मिलेगा कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म, जिसे अंग्रेजी में केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कंपाउंड कहते हैं। और ये 4 प्रॉपर्टीज़ आज आपको इस क्लास में पढ़नी है, मतलब 4 रासायनिक गुणधर्म आपको कार्बनिक यौगिक के तैयार करने होंगे अपने एग्ज़ाम के लिए। उनमें से पहला आपका है दहन, फिर उसके बाद आपको पढ़ने को मिलेगा ऑक्सीकरण, फिर योगात्मक अपक्रिया और प्रतिस्थापन अपक्रिया। आपके एग्ज़ाम में इन चारों में से कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आती है। दहन को अंग्रेजी में कंबस्शन कहते हैं, ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन, योगात्मक अपक्रिया को एडिशन रिएक्शन, और जो आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया है उसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। ये चारों पॉइंट आपको, चारों ये गुण जो आपको पढ़ने हैं, इनमें से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आ सकता है हम इसकी भी बात करेंगे। क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन का दहन क्या होता है, रासायनिक अपक्रिया देकर समझाइए। आपसे पूछा जा सकता है कि मीथेन का दहन क्या होता है, रासायनिक समीकरण दीजिए। या आपसे पूछा जा सकता है कि अल्कोहल से कोई अम्ल कैसे आप बनाएंगे, ऐसा पूछा जा सकता है आपको आपके एग्ज़ाम में। उसके बाद प्रतिस्थापन अपक्रिया में आपको मिल सकता है कि मीथेन जो है जब क्लोरीन से क्रिया करता है तब क्या होता है, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया होता है। इन सारे टॉपिक्स को अगर आपको कवर करना है तो इस क्लास को आज बहुत अच्छे से आप लोगों को देखना होगा, ताकि आप इस क्लास के माध्यम से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। तो चलिए बिना देर किए हुए हम क्लास को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये दहन आखिर क्या होता है और कार्बनिक यौगिकों का जो दहन होगा, कंबस्शन होगा, वो किस प्रकार आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे। तो पढ़कर पहले देखते हैं। लिखा है सभी कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन के साथ जलकर CO2 गैस और जल वाष्प बनाते हैं। इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, अब कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, ऐसा आपने सब पिछली क्लास में पढ़ा है कि जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो वो क्या कहलाएंगे, हम लोग एक कार्बनिक यौगिक कहलाएंगे। तो जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो जलने के बाद क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 गैस देते हैं और साथ ही साथ जल वाष्प भी बनाते हैं। जब ये जलते हैं तो उष्मा भी निकलती है और उष्मा के साथ साथ प्रकाश भी उत्पन्न होता है। यही बात आगे लिखी है कि इस क्रिया में उष्मा और प्रकाश मुक्त होता है। यह अपक्रिया दहन कहलाती है। ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि दहन वह अपक्रिया होगी जिसमें कोई कार्बनिक यौगिक जलेगा और जलने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा और साथ ही साथ वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ साथ जल वाष्प भी बनेगी और आपकी जो है प्रकाश आपका मुक्त होगा और उष्मा भी मुक्त होगी। तो इतनी चीज़ तो क्लियर हो गई कि दहन क्या होता है। दहन का मतलब जलना होता है। और किसका जलना, कार्बनिक यौगिकों का जलना। और कार्बनिक यौगिक जब जलते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। देखिए ये तो सिंपल सी डिफिनेशन है, लेकिन आपको एग्जाम्पल पे ध्यान देना है। जो मैंने अभी ब्लैंक रखा है इनको अभी हम फिल करेंगे। उसके बाद फिर आपने पढ़ा था कि जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो 2 प्रकार के आपने पढ़े हैं, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है वो जब जलता है ना तो उसके साथ जो है हम लोगों की नीली ज्वाला निकलती है। ऐसा आपने सब पिछली क्लास में देखा था, जो प्रैक्टिकल करके हमने आपको बताया था कि वो नीली ज्वाला के साथ निकलता है। उसके बाद जो असंतृप्त होता है उसमें काले रंग का धुआं निकलता है। समझ रहे हैं हमारी बात को, कि उसमें काली फ्लेम निकलती है, ब्लैक कलर की फ्लेम निकलेगी। और जो ब्लू फ्लेम निकलेगी वो किस में निकलेगी, जब आपका संतृप्त होगा मतलब सैचुरेटेड होगा, और असंतृप्त का मतलब अनसैचुरेटेड होगा। तो जब भी सैचुरेटेड कंपाउंड को हम लोग जलाना शुरू करते हैं तो उसके साथ ब्लू कलर की फ्लेम निकलती है, जबकि अनसैचुरेटेड अगर कंपाउंड को हम लोग जलाना शुरू करेंगे तो ब्लैक कलर की सूटी फ्लेम निकलेगी, मतलब काले रंग का धुआं निकलेगा और वो छल्लेदार आपका होगा, रिंग में बनकर वो उड़ता रहेगा। इसी प्रकार यही चीज़ें हमने यहाँ पर लिखी है कि संतृप्त यौगिकों के दहन के बाद स्वच्छ ज्वाला निकलती है, मतलब नीले रंग की स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। जबकि असंतृप्त यौगिकों के दहन के बाद काले रंग या काले धुएं जैसी ज्वाला निकलती है। ये चीज़ें तो क्लियर हो गई। अब आपके एग्ज़ाम में पूछा क्या जाता है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कार्बन का दहन आप किस प्रकार कराएंगे और मीथेन का दहन आप किस प्रकार कराएंगे। तो उसके लिए आपको कार्बन का फॉर्मूला पता होना चाहिए और साथ ही साथ मीथेन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कार्बन भी जब भी जलेगा तो उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी, मीथेन भी जब जलेगा तो उसको भी ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन की जो रिएक्शन होने वाली है वो किससे होने वाली है,
ऑक्सीजन से होने वाली है। ये आपका कार्बन है और ये कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो ये क्या है, हो गया है, ये ऑक्सीजन गैस हो गई है। ये ऑक्सीजन जैसे ही कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा वो क्या बनाएगा, CO2 गैस बनाएगा। मतलब ये कौन सी गैस हो गई, ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी कार्बन ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। इसी प्रकार जब मीथेन का दहन होता है तो मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, आपने पढ़ा है। इसका भी दहन होगा तो ये चीज़ भी क्लियर थी कि इसके साथ साथ जल वाष्प भी निकलेगी। तो इसमें तो जल वाष्प नहीं निकली लेकिन इसमें ज़रूर जल वाष्प निकलेगी। तो अब इस मीथेन का हम लोग क्या करते हैं, दहन कराते हैं। तो मीथेन का जब भी दहन होता है ये कार्बन और ये जो ऑक्सीजन O2 इन दोनों को मिलाकर CO2 गैस निकलती है। लेकिन साथ साथ वाटर भी बनना है, तो वाटर भी बनाएंगे तो ये H2O हो गया। इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ हाइड्रोजन 4 हैं, तो हमें इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा। और जैसे ही आपने इसको 2 से गुणा किया, हाइड्रोजन तो 4 हो गए लेकिन ऑक्सीजन 2 इधर हैं और 2 इधर हैं, मतलब ऑक्सीजन हो गए हैं 4। अब इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना होगा। आपने देखा कि इधर 4 हमारे ऑक्सीजन हैं तो इधर भी कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए। आपने तुरंत इसको 2 से गुणा कर दिया। ये आपकी कौन सी गैस है, ये आपकी मीथेन गैस है जिसको गोबर गैस भी कहते हैं और साथ ही साथ इसको मार्स गैस भी कहते हैं। ये आपका क्या है, ये ऑक्सीजन है, मैंने वहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और ये क्या है, ये आपका जल है। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि जब भी मीथेन का दहन होगा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी और साथ ही साथ जल वाष्प निकलेगी, मतलब कि आपका वाटर निकलेगा। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि आपकी ये रिएक्शन किस प्रकार से लिखी जाएगी। तो दहन तो ख़त्म हो गया, दहन का मतलब होता है जलना, ये चीज़ क्लियर हुई। दहन को करते हैं किनारे और अब पढ़ते हैं ऑक्सीकरण के बारे में। तो ऑक्सीकरण क्या होता है, जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का ग्रहण कर ले और हाइड्रोजन का त्याग कर दे। जैसे कि मान लीजिए कोई पदार्थ है उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए और हाइड्रोजन निकल जाए, तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। और ये सब आपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ रखा है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है। लेकिन जो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया थी और जो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। पहले उसका डिफरेंस समझ लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। वो जो आपने ऑक्सीकरण अभिक्रिया पढ़ी थी वो आपकी फर्स्ट चैप्टर में थी और उसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया वह अभिक्रिया थी जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन का वियोग हो। साथ ही साथ ऑक्सीकरण में हमने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन निकलते भी हैं और उसके बाद जो है अपचयन में क्या बताया था कि इलेक्ट्रॉन लेते हैं। लेकिन ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया उससे इसलिए अलग है क्योंकि इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया में आप सिर्फ और सिर्फ कार्बनिक यौगिकों का ही ऑक्सीकरण करवाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेना देना ये सब चीज़ें नहीं होंगी। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि हाँ इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा, लेकिन हमें यहाँ पर डिफाइन नहीं करना होगा। यहाँ हमें सिर्फ ऑक्सीजन का योग दिखाना है। किस में दिखाना है, किसी भी कार्बनिक यौगिक में ऑक्सीजन का योग दिखाना है। तो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसे बनाएंगे, या फिर एथिल अल्कोहल से आपका एसिटिक एसिड किस प्रकार बनता है। ये रासायनिक अपक्रिया आपको देनी पड़ती है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी रासायनिक अपक्रिया को लिखने की कोशिश करते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा, हो सकता है आपको समझ में आ जाए। और इसका स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। देखिए मेरी टी शर्ट से ये थोड़ा सा मिट गया, ये इस तरीके से बन गया था। अब देखिए एथिल अल्कोहल, किसी एक अल्कोहल का फार्मूला आपको लेना है तो आप एथिल अल्कोहल ले लीजिए। तो एथिल अल्कोहल कैसे बनेगा आपको पता है, CH3 फिर उसके बाद CH2, कितने कार्बन हो गए, 2। एथिल वाला काम हो चुका है और OH लगा दिया। इसीलिए मैंने आपको पहले IUPAC पढ़ा दिया था ताकि ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो सके। तो CH3 और CH2 और OH ये कौन सा फार्मूला बन गया है, ये एथिल अल्कोहल का फार्मूला बन गया। बहुत ध्यान से इसको देखने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर हमने क्या लिखा है पहले आपको पढ़कर बता देते हैं। यहाँ पर लिखा है कि जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का ग्रहण करे और हाइड्रोजन का त्याग करे तब यह अपक्रिया ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। और फिर उसके नीचे लिखा है कि कार्बनिक यौगिकों के ऑक्सीकरण के लिए, मतलब ऑक्सीडेशन के लिए, किसी भी एक ऑक्सीकारक की ज़रूरत होती है। और वो ऑक्सीकारक
क्षारीय KMnO4। अब KMnO4 से मुझे याद आया, हमारे सर कहते थे कम्यूनोफोर। क्या बोलते थे? कम्यूनोफोर बोलते थे। तो KMnO4 जिसको हम लोग पोटेशियम मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो आपका K2Cr2O7 लिखा है, इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7। K2 मतलब K का मतलब पोटेशियम है, Cr का मतलब क्रोमियम है, एटॉमिक नंबर 24, और O मतलब एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या जो है आपकी 24 हो गई। O तो आपको पता ही कि ऑक्सीजन होती है। तो K2Cr2O7 ये क्षारीय होता है और ये अम्लीय होता है, ठीक है। अब इसको लेते हैं और इसको लेते हैं। आखिर इनको क्यों लेते हैं? क्योंकि आपको ऑक्सीकरण अपक्रिया करवानी है, और ऑक्सीकरण अपक्रिया करवाने के लिए आपको कहीं ना कहीं से ऑक्सीजन चाहिए। अब ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होते हैं। और जब ये दोनों ऑक्सीकारक होते हैं तो ये दोनों हमको ऑक्सीजन दे सकते हैं। तो क्या करते हैं कि KMnO4 या K2Cr2O7 ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर K2Cr2O7 से करवा देते हैं। कम्यूनोफोर मतलब KMnO4 हमने आपको बता दिया है कि हाँ, इसको भी आप ले सकते हैं। तो अब हमने यहाँ पर लिखा कि KMnO4, या फिर आप कह सकते हैं K2Cr2O7, K2Cr2O7, और प्लस हमने उष्मा ले ली। ये दो चीज़ें हमने ले ली। अब ये K2Cr2O7 नवजात ऑक्सीजन देता है, और जो नवजात ऑक्सीजन होता है उसे हम लोग इस बड़े बॉक्स में बंद करके रखते हैं। ऐसा आपने फर्स्ट चैप्टर में ज़रूर पढ़ा होगा। अब ये नवजात ऑक्सीजन में आप जितने भी ऑक्सीजन चाहें उतने आप यहाँ जोड़ सकते हैं। अगर मुझे एथिल अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने में 2 ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो ये 2 ऑक्सीजन दे देगा। अगर 3 की पड़ी तो 3 ऑक्सीजन दे देगा। क्लियर बात समझ में आ गई कि ऑक्सीकरण में जो ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है वो हमें K2Cr2O7 देता है। और ये जब K2Cr2O7 इसको ऑक्सीजन देगा, बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, एथिल अल्कोहल, इससे बनेगा हमारा एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड कैसा बनेगा, किस प्रकार का बनेगा, बहुत ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। ये CH3 होगा तो ये CH3 होगा, ब्लैक पेन से लिखते हैं। क्या होगा? ये CH3 होगा। उसके बाद यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन चले गए, और ये दोनों हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन मिल जाता है, और दोनों बना देते हैं पानी। आ रही बात समझ में? दोनों हाइड्रोजन यहाँ से मिलेंगे और एक ऑक्सीजन इसका मिलेगा, और दोनों मिलाकर क्या बना देंगे? पानी बना देंगे। अब आपके पास क्या बचा? CH3, C बचा और OH बचा। तो CH3COH फॉर्मूला हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? समझने की कोशिश कीजिएगा। इस कार्बन को हाइड्रोजन दिया, ऐसे दिया, ऐसे दिया, एक कार्बन और लगाया, इसके पास अगर हमने OH लगा दिया तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं हमारी बात को? क्योंकि 2 बॉन्ड अभी खाली हैं, और उन दोनों बॉन्ड को भरने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ऑक्सीजन है तो आप उसको जोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अगर ऑक्सीजन यहाँ डबल बॉन्ड लगाकर जोड़ देंगे तो बना रहे थे एल्डिहाइड, डायरेक्ट बन जाएगा अम्ल। बनेगा वो भी कैसे बनेगा, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिए, मैंने मिटा दिया, फिर से बताते हैं। इस प्रकार हमने आपको बताया, ठीक है, ऐसे बनाकर दिखाया था कि हाँ ऐसे होगा। और इसमें देखिए, हर चीज़ आप अगर डीपली थोड़ा सा जाके सोचेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब ये क्या है, हम ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। तो हमने क्या किया, OH है, ध्यान से देखिएगा, हमने डबल बॉन्ड लगाकर O जोड़ा। अब कार्बन के पास 3 बॉन्ड हो गए, एक जो हाइड्रोजन और था मेरे पास ना, हमने इसको ऐसे जोड़ दिया। तो कौन सा फॉर्मूला मिला? CH3 और CHO मिला। क्लियर बात समझ में आ गई होगी कि CH3 और CHO मिला। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्या बना? एल्डिहाइड बना। इस ऑक्सीजन का इसमें एडिशन हो गया है, मतलब ये इसमें जुड़ गया है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये एल्डिहाइड बना। और कौन सा एल्डिहाइड है अगर आपसे पूछा जाए तो कितने हैं? 1 कार्बन, 2 कार्बन। तो फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, एसिटिल्डिहाइड है। लेकिन आप इसको एसिटिल्डिहाइड ना लिखिए, इसका IUPAC नाम लिख दीजिए। और इसका IUPAC नाम क्या होगा? एथे। और CHO मतलब CHO का मतलब नल होता है। ये क्या बन गया? एथेनल बन गया। और ये क्या बन गया? एथिल अल्कोहल है। और ये क्या बन गया है आपका? देखिए, एथिल अल्कोहल। तो एथिल अल्कोहल का अगर IUPAC नाम लिखना चाहें तो एथेनॉल लिखेंगे। एथेनल का अगर लिखना चाहें तो एसिटिल्डिहाइड लिखेंगे। तो एथेनल की जगह पे हम एसिटिल्डिहाइड ही कर देते हैं, एसिटिल्डिहाइड, ठीक है। और उसके बाद इसका IUPAC नाम भी अगर आप लिखना चाहें तो हम इसका IUPAC नाम भी लिख देंगे। क्या नाम लिख देंगे? एथेनल लिख देंगे। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। और इस एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या होगा? एथेनॉल होगा। तो आधा काम हमने ये कर दिया है। अब ये एक उदाहरण नहीं है, इसका भी सेकंड पार्ट अभी बाकी है। अब ये एथेनॉल बन गया, मतलब एसिटिल्डिहाइड बन चुका है।
अब इस एसिटिल्डिहाइड को फिर ऑक्सीजन देते हैं और फिर ऑक्सीजन देने के बाद तब अम्ल बनाते हैं। समझ में आई इतनी चीज़? क्या किया कि अब इसको नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? ध्यान से देखिएगा, CH3 और CHO जो हमको मिला था, मतलब आधी रिएक्शन हो चुकी थी। अब इसमें फिर से K2Cr2O7, मतलब K2Cr2O7 जो नवजात ऑक्सीजन देगा वो ऐसे ही जुड़ता है। मतलब कुल मिलाकर समझिएगा हमारी बात को, रिएक्शन अगर थोड़ी देर करवाते हैं तो एसिटिल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में हमने K2Cr2O7 डाला तो एक नहीं वो दो ऑक्सीजन देने लगेगा, और जैसे ही वो 2 ऑक्सीजन देगा आपका तुरंत क्या बन जाएगा? अम्ल बन जाएगा। ठीक है, मेरे गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इस वजह से आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है, तो ये नवजात आपका ऑक्सीजन होगा। अब देखो ध्यान से ज़रा, इसको अगर ओपन करके बनाएं तो यहाँ पर तो नहीं बन पाएगा, इसको मिटा देते हैं और यहाँ समझाने की कोशिश करते हैं। देखिएगा ध्यान से, अगर इसको ओपन करके बनाएं तो C होगा, फिर ये C होगा, यहाँ होगा हमने अभी आपको बताया डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H। देखिएगा ध्यान से, और उसके बाद यहाँ पर H, यहाँ पर H और यहाँ पर H। ये जब नवजात ऑक्सीजन मिलता है यहाँ जुड़ने की कोशिश करता है इसके पास, और H से क्या बन जाता है? OH। तो ये COOH बन गया, मतलब क्या बन गया है? आपका बन गया है कार्बोक्सिलिक वाला समूह, मतलब ये अम्ल बन चुका है। तो देखिए जैसे ही ये इसमें नवजात ऑक्सीजन जुड़ने की कोशिश करेगा ये बनाएगा CH3COOH, मतलब एक ऑक्सीजन और दे दिया और ये बन गया आपका एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड को हम लोग बोलते हैं अम्ल। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी कि ये एग्जाम्पल किस प्रकार हमने लिख दिया, इसीलिए वो सब बहुत आसान होता है, आप रट कर समझ लेंगे। इम्पॉर्टेंट ये होता है, इसे समझना है तो आपको बहुत अच्छे से देखना होगा। उम्मीद है इतना समझ में आया होगा। अब हम पूरा बोर्ड साफ करते हैं और आपको बताते हैं कि प्रतिस्थापन अपक्रिया और योगात्मक अपक्रिया क्या होती है। तो जुड़े रहें, देखते रहें आप सभी लोग। और अब हम बात करेंगे किसकी? बात करेंगे योगात्मक अपक्रिया की और प्रतिस्थापन अपक्रिया की। तो अभी आपने सीखा कि दहन और हम लोगों ने ऑक्सीकरण को किस प्रकार कंप्लीट किया है। अब हम बात करेंगे किसी अन्य रासायनिक गुण के बारे में, और जो आपका रासायनिक गुण है अब है आपका योगात्मक अपक्रिया, जिसे अंग्रेजी में एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, और दूसरी है आपकी प्रतिस्थापन अपक्रिया जिसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये एडिशन रिएक्शन क्या है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये जितना मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसके उदाहरण है, और ये उदाहरण आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। क्लोरोनीकरण क्या है, बार बार पूछा जाता है। बार बार पूछा जाता है कि आप असंतृप्त यौगिक से कोई संतृप्त यौगिक किस प्रकार बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं योगात्मक अपक्रिया के साथ, और आपको बताते हैं कि ये योगात्मक अपक्रिया आपके एग्ज़ाम में किस तरह पूछी जाएगी और आपको किस तरह से लिखना है। आप देख रहे हैं लिखा है, जब कोई कार्बनिक यौगिक किसी भी परमाणु का त्याग किए बिना किसी अन्य परमाणु को जोड़ ले, मतलब जब कोई कार्बनिक यौगिक किसी भी परमाणु का त्याग ना करे लेकिन किसी को वो जोड़ ले, तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहेंगे? योगात्मक अपक्रिया कहेंगे। मान लीजिए मैंने कहा मेरे हाथ में यहाँ पे वॉच है और इसमें वॉच नहीं है। हमने कहा नहीं, मैं अपनी वॉच का त्याग नहीं करूँगा, मैं किसी और वॉच को अपने में और जोड़ना चाहता हूँ, इसमें भी वॉच पहनना चाहता हूँ, मतलब एक एक नहीं 2-2 घड़ियाँ मुझे पहननी हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि ऐसे ही सेम रिएक्शन होती है कि जब कोई कार्बनिक यौगिक किसी भी परमाणु का त्याग ना करे लेकिन वो किसी को जोड़ना चाहे, तो ऐसी रिएक्शन को क्या कहते हैं? योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। और ये योगात्मक अपक्रिया सिर्फ और सिर्फ आपकी जो है असंतृप्त यौगिकों में ही होती है, संतृप्त यौगिकों में नहीं होती है। ये जब हम आपको संतृप्त और असंतृप्त यौगिक का डिफरेंस बता रहे थे तो हमने बताया था संतृप्त यौगिकों में जो प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है और असंतृप्त यौगिकों में योगात्मक अपक्रिया होती है। ये अंतर हमने आपको बताया था और कहा था कि जब ये आपकी अपक्रिया कंप्लीट होंगी, आप ये इन अपक्रियाओं को पढ़ेंगे तब आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए अब इसके एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। लिखा है, निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, जैसे कि आपको कोई वनस्पति तेल हो जाए और उससे वनस्पति घी बनाना हो। वनस्पति घी का मतलब समझते हैं ना, डालडा बनाना हो। तो अब क्या हुआ कि डालडा तो एक ब्रांड थी और जो वो फेमस हो गई कि हाँ ये डालडा है,
वनस्पति घी होना चाहिए। ठीक है, तो लिखा है किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन से जुड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन वो वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है। तो एक कोई डबल बॉन्ड वाला हम लोग क्या लिखते हैं, कोई एक यौगिक लिखते हैं। तो हमने कार्बन लिखा, उसके बाद डबल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ दिया। अब इसके पास कितने और हाइड्रोजन होने चाहिए, आपने कहा सर अभी 2 और होने चाहिए, तो हम इसके पास 2 हाइड्रोजन और लगा देते हैं। तो ऐसे लगा दीजिए, ज़्यादा फैलाने की ज़रूरत नहीं है। और ये क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2। और इसका यदि आपसे नाम पूछा जाए तो 1 कार्बन 2 कार्बन, तुरंत आप कहेंगे कि सर 2 कार्बन है और इसके साथ डबल बॉन्ड लगा है, इसमें ईन वर्ड आएगा, मतलब एथीन नाम इसका होगा। तो इसका क्या मतलब है कि ये एथीन बना और ये एथीन है और इसके पास डबल बॉन्ड है। जब ये एथीन क्या करता है, हाइड्रोजन से क्रिया करता है, क्या हुआ, ये हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एथेन बनाता है। और एथेन का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या आप लिख सकते हैं C2H6। क्या हुआ, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। CH2 डबल बॉन्ड CH2, हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया, एक हाइड्रोजन इसके पास और आ जाएगा, इसके पास एक और आ जाएगा, तो ये संतुष्ट हो जाएंगे, कहेंगे अब मेरे पास डबल नहीं, मेरे बीच में सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो एथीन होगा, और जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो एथेन होगा। क्लियर है ना इतनी चीज़। तो इस तरीके से क्या क्लियर होता है कि एथीन से क्या बना, एथीन से एथेन बना। और यह अब क्रिया क्या कहलाएगी, यह अब क्रिया योगात्मक अपक्रिया कहलाएगी। योगात्मक अपक्रिया में क्या हुआ, एथीन ने कहा मैं किसी भी हाइड्रोजन का त्याग नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मुझे तुम खुद हाइड्रोजन दे दो। और ये हाइड्रोजन को लेकर कहती है मेरा अस्तित्व खत्म हो गया है, अब एथेन की बारी है। एथीन ने एथेन बनाया, कैसे बनाया, हाइड्रोजन को जोड़ने के बाद बनाया। और इस एरो के ऊपर अब आप किसको किसी एक वर्ड का यूज करना होगा, जो आपका वर्ड है निकिल। अब ये निकिल क्या है, लिखा है निकिल उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब होता है, देखिए निकिल क्या होता है, ये आपके पीरियोडिक टेबल में पाया जाता है। निकिल एक प्रकार का तत्व है जिसको हम लोग Ni से लिखते हैं, और एक होता है पैलेडियम Pd। लेकिन निकिल आप ध्यान दे दीजिए कि हाँ निकिल हो गया, बस इतना ही आपको याद रखना है। तो ये एग्जाम में भी पूछा जाता है कि वनस्पति घी से, वनस्पति तेल से वनस्पति घी अगर आपको बनाना है तो किस उत्प्रेरक का उपयोग करेंगे। आप नोट के तौर पे इसके नीचे लिख लीजिएगा, वनस्पति घी, वनस्पति तेल से जो हमारा वनस्पति घी बनता है उसमें निकिल उत्प्रेरक जो है यूज़ होता है। अब एक वर्ड इसमें फिर आया, उत्प्रेरक। अब ये उत्प्रेरक क्या है, मान लीजिए कि आप और हम 2 लोग हैं और बगल से मेरे बीच में बहुत अच्छे रिलेशन है, लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन एक कैटालिस्ट आता है, मतलब एक उत्प्रेरक आता है और क्या करता है, हम दोनों लोगों के बीच में लड़ाई करवाता है। इसका मतलब उत्प्रेरक वह पदार्थ होता है जो रासायनिक अपक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेता है, बल्कि रासायनिक अपक्रिया को पूर्ण कराने में उसका बहुत बड़ा रोल होता है। समझ रहे हैं हमारी बात को, मतलब वो रासायनिक अपक्रिया को करवाएगा लेकिन स्वयं भाग नहीं लेगा। इसका ये मतलब हुआ कि निकिल जो हमने यहाँ लिखा है, अगर ये निकिल ना डाला जाए तो ये अपक्रिया नहीं होगी, लेकिन ये भाग जरूर नहीं लेगा। तो इसका कहीं ना कहीं रोल कहाँ पे है, अपक्रिया को कंप्लीट कराने पे रोल है, स्वयं ये भाग रिएक्शन में नहीं लेगा। ये रिएक्टेंट नहीं है, ये उत्प्रेरक है, अंग्रेजी में इसे कैटालिस्ट बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, CATAL, ठीक है, ऐसे लिखेंगे आप, कैटालिस्ट ऐसे लिख लीजिएगा। ये आपका उत्प्रेरक होता है जो यहाँ पर निकिल है। तो इस तरीके से आपने देखा कि C2H6 बना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथेन बोलते हैं। मेरी टी शर्ट से मिट गया था, तो ये कैटालिस्ट हो गया। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि योगात्मक अपक्रिया क्या है। अब इसके बाद अगर हम बात करें प्रतिस्थापन अपक्रिया की, तो इसे तो हम पहले साफ़ करेंगे क्योंकि इसकी हमें अब ज़रूरत पड़ेगी। इसकी रिएक्शन बहुत बड़ी है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत एग्ज़ाम में आपसे पूछी भी जाती है। अब बात करें कि प्रतिस्थापन अपक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन अपक्रिया का मतलब ये हुआ कि मेरे हाथों में इधर भी वाच थी और इधर भी वाच थी। अब क्या हुआ कि कोई एक उत्प्रेरक आया और उस उत्प्रेरक ने क्या किया, स्वयं तो रिएक्शन में भाग नहीं लिया, लेकिन मेरे हाथ से वाच मेरी उतरवा दी।
इसका ये मतलब हुआ कि जब क्या होता है, किसी कार्बनिक यौगिक के परमाणु को हटाकर कोई अन्य परमाणु जोड़ दिया जाए तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन अपक्रिया कहलाएगी। मेरे हाथ से ये वाली बात चली गई, दूसरी वाली बड़ी सी घंटाघर वाली बात बांध दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई एक यौगिक किसी अपने एक परमाणु का त्याग करके किसी दूसरे परमाणु को जोड़ ले तो ऐसी अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी अपक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। या आपने मैथ में भी एक जो है पढ़ा है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। फिर आपके एग्ज़ाम में वो तो शायद पूछा जाए तो पूछा जाए, अक्सर पूछा जाता है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है। पूछा जाता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में मीथेन की क्रिया जब क्लोरीन से होती है तो क्या होता है, या फिर कहेंगे मीथेन का क्लोरोनीकरण क्या होता है। तो समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या होता है। हमने कहा कि मीथेन, देखिए ये रिएक्शन ना 4 स्टेप में होती है, मतलब एक नहीं 4 बार ये रिएक्शन आपको लिखनी होगी तब कंप्लीट मानी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और चारों स्टेप इसके लिखने की कोशिश करते हैं। हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, मीथेन। तो हमने क्या बनाया, मीथेन बना दिया, ठीक है। हम ऐसे लिख रहे हैं, फिर अभी फोल्ड करके लिखेंगे। अब क्या हुआ, इससे क्लोरीन ने कर ली क्रिया, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब ये क्लोरीन का एक यहाँ से आपका ये जो हाइड्रोजन है निकल गया, ठीक, और यहाँ से एक Cl मिल गया, दोनों मिला के क्या बना देते हैं, HCl बना देते हैं। यहाँ से एक Cl मिला और ये हाइड्रोजन मिला और Cl हो गया। इसका मतलब यहाँ से HCl हो गया और यहाँ से जो हाइड्रोजन, यहाँ से जो क्लोरीन का परमाणु निकला था Cl का, वो आके इसमें जुड़ गया। इसका मतलब इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा C और इधर H, इधर भी H और यहाँ भी H और यहाँ भी क्या होगा, Cl होगा। क्या इतनी चीज़ समझ में आ गई। ये क्या हुआ, एक परमाणु इसमें जुड़ गया और इसका वाला इसमें चला गया, प्रतिस्थापन हो गया, इसका उठाकर उसमें, इसका उठाकर इसमें। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये मीथेन था। मीथेन से जब क्लोरीन ने मीथेन से क्रिया की तो क्या बनाया, ये बनाया। अब इसका नाम क्या होगा, क्लोरोमीथेन नाम होगा। इसका क्या नाम होगा, क्लोरोमीथेन। लेकिन अगर आप ऐसे लिखेंगे ना तो फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और बहुत ज़्यादा आपको ओपन करके लिखना पड़ेगा, पूरा पेज इसी में भर जाएगा। इसे दूसरी तरीके से कैसे लिखा जा सकता है उसको समझने की आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे हमने इसलिए समझाया ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए। अब देखते हैं दूसरी तरह इसको लिखते हैं। देखिए इसका यही वाला पॉइंट हम कैसे लिखेंगे। इसको हमने लिखा CH4 लिख दिया और उसके बाद इसकी रिएक्शन किससे कराई, Cl2 से। अब ये जब एक हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा और एक Cl यहाँ से निकलेगा, दोनों मिलाकर क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। और यहाँ से जब एक हाइड्रोजन निकल गया तो मिला हमको CH3 और मिल गया Cl। बताओ यही चीज़ तो लिखी है ना, समझ गए ना, यही चीज़ तो लिखी है। इसका नाम क्या होगा, ये हो गया हमारा नाम कौन, इसका नाम हो गया हमारा मीथेन। और मीथेन ने जब क्लोरीन से क्रिया की तो क्या बनाया, क्लोरोमीथेन बनाया। क्या नाम बनाया इसका, क्या नाम हो गया, क्लोरोमीथेन बनाता है। क्या चीज़ क्लियर हुई, ये चीज़ क्लियर हुई कि मीथेन का एक हाइड्रोजन निकल गया और क्लोरीन उसमें आकर जुड़ गया। तो इस तरीके से आपने सीखा कि क्लोरीनीकरण अपक्रिया किस प्रकार होगी। लेकिन अभी हमने इसका एक स्टेप किया है, 3 स्टेप अभी बाकी हैं। उनको कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। इतनी रिएक्शन हो गई, लेकिन कहता है ना, क्लोरीन कहती मैं नहीं मानूंगी, मैं सारे हाइड्रोजन को भगा के रहूँगी। मतलब एक हाइड्रोजन को अभी उसने भगाने में अब जो है काम अब उसका हो चुका है, लेकिन फिर से क्लोरीन वाला परमाणु इसके ऊपर अटैक कर देता है। कहता अभी तुम 3 लोग हो ना, मैं भगाकर ही मानूंगी। कौन कहती है, क्लोरीन कहती है। इसमें फिर से क्लोरीन डाल दी जाती है, मतलब क्लोरोमीथेन यहाँ हम लेते हैं और इस क्लोरोमीथेन में फिर से क्लोरीन डालते हैं, इसका सेकंड स्टेप। और जब तक मीथेन के चारों हाइड्रोजन निकल नहीं जाते तब तक ये रिएक्शन होती रहती है। तो क्या हुआ, ये हाई कार्बन हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा बहुत ध्यान से, ये क्या मिला था, CH3 Cl हो गया। एक क्लोरीन इसके ऊपर फिर से अटैक करता है। देखो क्या होगा, यहाँ से अब एक हाइड्रोजन और निकलेगा, यहाँ से एक Cl और निकलेगा, दोनों मिलकर बना देंगे आपका क्या, HCl बना देंगे। क्लियर है इतनी चीज। और उसके बाद क्या बनेगा,
यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकल चुका है, मतलब ये अभी इस तरीके का है और इस तरीके का आप देख रहे हैं कि है। अब इसके ऊपर क्लोरीन फिर से अटैक करती है, तो जब एक परमाणु इसका अटैक करता है तो जब एक करेगा तो एक Cl को और गायब कर देगा, मतलब CH2Cl2 बनेगा। क्या बनेगा? CH2 और Cl2 बनेगा। अगले स्टेप में क्या होगा? फिर से क्लोरीन अटैक करेगी, यहाँ से गायब होगा, CHCl3 बनेगा। फिर अटैक करेगी क्लोरीन, जब तक गायब नहीं कर लेगी, मानेगी नहीं ये, और सारे हाइड्रोजन को निकाल कर ही दम लेगी। तो इस तरीके से आपने सीखा। अच्छा, अब इसका नाम क्या है? कार्बन तो एक ही है, क्लोरीन 2 बार है, और क्लोरीन अगर 2 बार हैं तो देखिए मैंने इसका नाम आपको पहले भी बता रखा है। अगर आप नहीं सीख पाए हैं तो ध्यान से देखिएगा। इसमें एक कार्बन, सिर्फ ये वाला कार्बन है, तो एक ये क्लोरीन है, कार्बन नहीं है। एक कार्बन होता है तो मेथेन होता है, और क्लोरीन जुड़ा है 2 बार, तो इसका मतलब क्लोरोमेथेन नाम होगा। लेकिन 2 बार जुड़ा है तो डाई क्लोरोमेथेन होगा, एक बार जुड़ेगा तो मोनोक्लोरोमेथेन होगा, या फिर आप चाहें तो सिर्फ क्लोरोमेथेन ही लिख सकते हैं, या मोनो भी आगे लिख सकते थे आप। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा डाई क्लोरोमेथेन। क्या नाम होगा? डाई क्लोरोमेथेन नाम इसका हो जाएगा। तो इतनी चीज़ क्लियर हो गई कि एक बार अब उसने अटैक किया, फिर दोबारा किया, अब ये तीसरी बार करेगी, और देखो कैसे अटैक करेगी। ये तीसरा अटैक क्या हुआ? CH2 फिर Cl2। अब फिर से क्लोरीन ने इसको झटका दिया, एक क्लोरीन फिर से इसके ऊपर अटैक करेगी और बना देगी CHCl3 बना देगी। क्या बना देगी? CHCl3 बना देगी। अब इसका नाम क्या होगा? देखिएगा बहुत ध्यान से, CHCl3 बनाएगी, इसका मतलब, और एक क्लोरीन यहाँ से बचा, एक हाइड्रोजन यहाँ से बन के कौन मिल गया? HCl बन गया। अब इसका नाम क्या होगा? डाइक्लोरो था ना, अब इस बार क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। क्या नाम होगा? ट्राइक्लोरोमेथेन। ये मत समझिएगा कि CH4 होगा तभी मेथेन होगा, एक कार्बन होगा तब भी मेथेन वर्ड का यूज होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सिर्फ CH4 का मतलब मेथेन नहीं होता है, वो मेथेन गैस है, अलग चीज़ है। अगर एक कार्बन है तो मेथेन वर्ड है। क्लियर है इतनी चीज़? अब देखिएगा ध्यान से, अब उसके बाद फिर से अटैक करेगी, तो आपको ये नहीं लिखना है, ठीक है? इसे हम ऐसे मिटा देते हैं, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखिएगा यहाँ से। क्लोरीनीकरण अब कहलाती है, फिर यहाँ से अपनी कॉपी में लिखिएगा। फिर ये हो गया CHCl3। देखिए इसका एक और नाम होता है, इसको हम लोग क्लोरोफार्म भी कहते हैं। जो आप देखते हैं कि मूवी वगैरह में रुमाल लेकर आए और जो है मुंह में लगाया, हीरोइन बेहोश, उठा ले गए, उसके बाद फिर जो है क्लोरोफार्म बना, है ना? क्लोरोफार्म जब यूज़ करते हैं। अब एक Cl2 और, अब इसके ऊपर फिर से अटैक होगा, एक क्लोरीन इसके साथ जुड़ेगा तो क्या होगा? C। जब तक हाइड्रोजन नहीं चला गया, ये मानी नहीं, मतलब CCl4 बना। अब एक हाइड्रोजन यहाँ से, एक क्लोरीन यहाँ का बचा है, क्या बनता है? Cl बन जाता है HCl। अब ये क्या हो गया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हुआ और ये CCl4 बना। हमने बताया था मोनो, डाई, ट्राई, और अब कौन सा वर्ड यूज करेंगे? टेट्रा क्लोरोमेथेन। क्या नाम होगा? टेट्रा क्लोरोमेथेन नाम इसका होगा। इस तरीके से आपने सीख लिया कि किस प्रकार प्रतिस्थापन अपक्रिया आपको अपने एग्जाम में लिखनी है। 4 स्टेप हमने आपको इसके बताए हैं और ये चारों के चारों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो इस तरीके से आज से आपका ये कार्बनिक यौगिक वाला जो चैप्टर है वो आधा समाप्त हो चुका है। अब मात्र आपके कुछ टॉपिक बचे हैं, जैसे कि एथिल एल्कोहल का पूरा टॉपिक है जो लगभग आपको पढ़ाने में मुझे 30 से 40 मिनट चाहिए। एसिटिक एसिड का एक टॉपिक है जिसको पढ़ाने में भी मुझे लगभग 30 से 40 मिनट चाहिए। और एक छोटा सा टॉपिक और है, वो छोटा सा टॉपिक जो है वो है आपका सजाती श्रेणियाँ। हाँ, और एक और बचा है साबुन वाला। मतलब अभी 4 टॉपिक आपको और पढ़ने हैं। तो यहाँ इसके बाद आपका ये चैप्टर ना कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी उम्मीद कीजिए कि ये आपको जितना मैंने पढ़ा दिया है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एथिल अल्कोहल और एसिटिक एसिड तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो वही सब है जो आप पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको कैसे लिखना है, कैसे समझना है, ये आने वाली क्लासेस में हम ज़रूर बात करेंगे। तो चलिए आज की क्लास के लिए फिर इतना ही, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। और अगर आपको समझ में आया है तो कृपया कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में, लाइव चैट में नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी है। तो चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए
बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी मेहनत आप लोग कीजिए।